थंबनेल देखे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जो है हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्लास 9 में जितने भी लेसन है फिजिक्स के, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है आप लोग जुड़ने का थोड़ा प्रयास करें। ठीक है, और ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं। आवाज़ क्लियर आ रहा है? आवाज़ क्लियर आ रहा है? आज के वीडियो में जो है हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, पूरे फिजिक्स बुक का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर ये होगा वो आप बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है थोड़ा स्पीड में चलने वाले हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला अगर बात करें, ठीक है, फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है गति है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट लेसन है हमारा वो गति है। ठीक है, और इसमें जो है अभी कुछ क्वेश्चन जो है अभी गति से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उससे। ठीक है, और एक लेसन से जो है 20-20 क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो एकदम धैर्य होकर जो है वीडियो को देखिए और जिसका आंसर पता हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, पहला है दूरी का मूल मात्रक है। तो याद रखिएगा, दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा टाइम देते हैं आप लोग को भी बताने के लिए। ठीक है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? इसमें हम लोग को बताना है कि कौन जो है सदिश राशि नहीं है। इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है आसानी से बता सकते हैं कि कौन जो है सदिश राशि है और कौन जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, देखिए, सदिश राशि पहचानने का एक तरीका होता है आवे बल बिना भार से। ठीक है, आवे बल बिना भार से, इधर लिख देते हैं। ठीक है, भार से। ठीक है, अब इसमें किसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, और से जो है आवेग हो जाएगा। ठीक है, और से क्या हो जाएगा? तो आवेग हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा अच्छा से नहीं अट पाएगा। वेग से जो है वेग हो जाएगा। ठीक है, अब बल का बात करें तो बल से बल ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो v है उससे आपका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, इससे जो है आपका विस्थापन हो जाएगा। और बात करते हैं ना का कुछ नहीं, यहाँ पे जो भात है, ठीक है, यहाँ से आपका भार ले लेते हैं और यहाँ से आपका बन जाएगा भार। ठीक है, भार बन जाएगा। और जो त है यहाँ से बन जाएगा त्वरण। ठीक है, त्वरण बन जाएगा। और जो से है उससे बन जाएगा संवेग। ठीक है, इससे बन जाएगा संवेग। ठीक है, आवे बल बिना भार से, ये इस ट्रिक से जो है आप आसानी से जो है ये बता सकते हैं। ये सारे के सारे जो है सदिश राशि वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या तरह की सदिश राशि नहीं है। यही ना, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? देखिए, बल इसमें तो है, बल तो होगा ही। ठीक है, और भार भी है, भार भी होगा। उसके बाद संवेग भी है, संवेग भी होगा। ठीक है, ये सब सदिश राशि है। कौन सा नहीं होगा? तो दूरी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये रूल जो है क्लियर हो गया? यहाँ से अब आसानी से आप लोग बता सकते हैं। बताइए ज़रा, ये वाला रूल जो है क्लियर है ना? इस ट्रिक से, ये सदिश राशि का ट्रिक था। ठीक है, जब अदिश का आएगा तो उसका भी मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन जो है सदिश है और कौन जो है अदिश है। ठीक है, या आप ऐसे भी इस अनुसार भी आप लोग बता सकते हैं। आवे बल बिना भार से, ये बस याद हो जाए, आज से हो जाएगा आवेग
ठीक है। और यहाँ से वह जो है वेग आवे है ना, तो वहाँ से जो है आपका हो जाएगा वेग, अब बॉल का पूरा बॉल बन जाएगा, ठीक है। बीना में से वी ले लेंगे, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। भार है तो इसमें भार ले लेंगे तो भार हो जाएगा, ट जो है इससे त्वरण बन जाएगा, स से संवेग बन जाएगा। इसको छोड़ा कर बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे अदृश्य हो जाएंगे। इस ट्रिक से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो राशियों का परस्पर अनुपात सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होंगी, जरा बताइए। अचर होती हैं, बराबर होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती हैं? क्या होती हैं? यदि दो राशियों का परस्पर अनुपात सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होती है? अचर होती हैं, बराबर होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। संजीत, हम लोग 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। आप लाइव पे आइए, ठीक है। लाइव पे जो ऑप्शन उसमें दिया रहता है ना रेड वाला, उस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आपका लाइव के सामने जो है एक छोटा सा बिंदु होता है, अगर वो रेड कलर का है मतलब कि आप साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है, व्हाइट कलर का है, तो आप थोड़ा मेरा पीछे हैं, तो आप लाइव पे आ जाइए, बाद में जो छूट गया उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यदि दो राशियों का परस्पर अनुपात सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ क्या होंगी? अचर होंगी, बराबर होंगी, अनुक्रमानुपाती होंगी या व्युत्क्रमानुपाती होगी? तो याद रखिएगा, इसके सही आंसर का बात करें एक सेकंड जरा रुकिएगा, ठीक है। चलिए कुछ ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ गलत हो गया है क्या? 14, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, निश्चित दिशा में कौन द्वारा तय की गई दूरी है तो वो विस्थापन होता है, ठीक है। निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होता है ना उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ये इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इसको जो है हम लोग चाल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको चाल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है। सरल रेखीय गति का जो उदाहरण है वो सड़क पर कार की गति होती है, ठीक है। ये कैसे लगा दिए ये, अरे कहाँ ध्यान था। देखिए ये सड़क पर कार की गति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ ये ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर तो ये करता है ना, ये जो होगा हमारा सही आंसर ओडोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है 10 का। और निम्न में कौन सदिश राशि विस्थापन है, ठीक है ये। उसके बाद वेग कैसी राशि है तो सदिश है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो त्वरण कहते हैं। विस्थापन बता दिए, कितना गलती है हो गया। सदिश राशि बल है, ठीक है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक, वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड होता है। और क्या है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? किसी वाहन का स्पीडोमीटर जो है वो तात्क्षणिक जो चाल है वो मापता है, ठीक है। और क्या है, यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। दूरी का जो मूल मात्रक है वो मीटर होता है, ठीक है, ठीक है। और निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है ये बताना था, तो यहाँ पे एक ट्रिक बताए हैं, ठीक है। आप लोगों की आवे बल बिना भार से, ठीक है। तो आ से हो जाएगा आवेग, वे से हो जाएगा वेग, बल का पूरा हो जाएगा, बी से हो जाएगा विस्थापन, भार से हो जाएगा भार। देखिए भात में भार से हो जाएगा भार,
ट से हो जाएगा त्वरण, से कुछ से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और इसका था किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो तात्क्षणिक चाल मापता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेग का एसआई मात्रक है, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है चाल का मूल मात्रक है, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है कि निम्न में कौन सदिश राशि है, निम्न में कौन सदिश राशि है, तो बल हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सदिश राशि है, तो बल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण का होता है। ठीक है, उसके बाद है वेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद है निम्न में कौन सदिश राशि है, तो विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। ठीक है, तो यहाँ से आवे बल बिना भात से ये ट्रिक हम लोग अपना के और तभी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, वेग है इसमें तो वेग हो जाएगा। ठीक है, बल है इसमें तो बल हो गया। और यहाँ से ट से जो है त्वरण बनता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं तो ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ओडोमीटर। उसके बाद क्या है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो सड़क पर कार की गति होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, तो ये चाल होता है। ठीक है, उसके बाद है कि निश्चित दिशा में कौन द्वारा तय की गई दूरी, वो विस्थापन होता है। उसके बाद यदि दो राशियों का परस्पर अनुपात सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ जो हैं क्या हो जाएंगी, तो याद रखिएगा अचर होती हैं। ठीक है, दोनों राशियाँ जो है अचर होती हैं। चलिए अब यहाँ से आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, विस्थापन की दर है। ठीक है, विस्थापन की दर है, क्या है, बल है, त्वरण है, वेग है या दूरी है। विस्थापन की जो दर है वो क्या है, बल, त्वरण, वेग या दूरी। इसके सही आंसर का बात करें तो वेग हो जाएगा। ठीक है, वेग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, शून्य, इनमें से कोई नहीं, एक या अनेक, तो याद रखिएगा एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा संबंध सही है, निम्न में कौन सा संबंध सही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो सही है। दूरी ये गलत हो जाएगा, त्वरण चाल समय ये भी गलत हो जाएगा, दूरी चाल ये भी गलत। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, जो ऋणात्मक त्वरण है वो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, मंदन कहलाता है, त्वरण कहलाता है या विस्थापन कहलाता है। जो ऋणात्मक त्वरण है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वह जो है मंदन कहलाता है। ठीक है, मंदन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, बल और संवेग, चाल और बल, त्वरण और विस्थापन, गति और वेग। तो सही आंसर का बात करें तो गति और वेग हो जाएगा। अच्छा, इसका एसआई मात्रक समान इसलिए होगा क्योंकि गति का जो है मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी यही होता है। ठीक है, इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, शुरू में जो है कुछ थोड़ा अथी हो गया था जिसके वजह से कुछ गलत हो गया। ठीक है, खैर अब जो है उसका सही आंसर करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक में कोई ऐसा आप लोग को लगता है कोई कन्फ्यूजन अभी भी ऑप्शन में, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई बताया नहीं, जब फर्स्ट ऑप्शन गड़बड़ हुआ था उसी टाइम आप बताते ना तो पूरा क्लियर हो गया रहता। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चले और चलते हैं सेकेंड लेसन की तरफ। ठीक है, आराम से देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए सेकेंड का है बल तथा गति के नियम। ठीक है, इस पे आधारित कुछ प्रश्न लिए गए हैं। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवधेश यादव का सही जवाब है। ठीक है, न्यूटन, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइएगा
सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाती हैं। सभी वस्तुएं जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं यह गुण जो है, क्या कहलाती है, जरा बताइएगा आप लोग। इसमें द्रव्यमान नहीं होगा, ठीक है, इसमें जो है आपका जड़त्व हो जाएगा, ठीक है, इसमें द्रव्यमान नहीं होगा, जड़त्व कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, बल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो देखिए, द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, अवधेश का ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट का बताइएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व को, या इनमें से कोई नहीं? न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो व्यक्त करता है, इसको व्यक्त करता है, तो ये जो है जड़त्व को व्यक्त करता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? चार का जो है सी होगा, ठीक है, थर्ड, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, तृतीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? जड़त्व के, त्वरण के, आरोपित बल के, या इनमें से कोई नहीं? किसके समानुपाती होती है? संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, जड़त्व के, त्वरण के, आरोपित बल के, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर का बात करें तो आरोपित बल के, ठीक है, आरोपित बल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है आरोपित बल के, जड़त्व के, त्वरण के, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आरोपित बल के, ठीक है, किसके? तो आरोपित बल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवेग का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है? चलिए बताइएगा, संवेग का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, संवेग का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये भी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ठीक है, हाँ दोनों सही है अवधेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के संबंध है। अब बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के संबंध है। अब F बराबर क्या होता है? F बराबर द्रव्यमान और गुणे त्वरण होता है, यानी A में होता है। यह हमारे ऑप्शन नंबर किस में है? ये ऑप्शन नंबर जो है किस में है? A में भी है। और अगर बात करें ये जो है बाटा में, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इसका मतलब कि A भी सही है, B भी सही है। सेकंड देखते हैं, ये बाटा में है M, ये इसको इधर भेजेंगे तो ये भी गुना में चल जाएगा। ऑप्शन नंबर C भी सही है, तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर बताइए सर। 7 नंबर का क्या है? संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, तो ये जो है आरोपित बल के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। इसका डी हो गया, ठीक है। चलिए इसका बताइए। बल की माप की जा सकती है। बल की माप जो है की जा सकती है, किससे की जा सकती है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, या द्वितीय गति नियम से, या तृतीय गति नियम से, या तीनों नियम से? किससे की जा सकती है? तो याद रखिएगा ये जो है द्वितीय गति नियम से की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है? बल का, त्वरण का, संवेग का, या इनमें से कोई नहीं? न्यूटन जो है किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के। जड़त्व का जो नियम है वो प्राप्त होता है, बताना है न्यूटन के कौन से नियम से? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, किससे प्राप्त होता है? प्रथम नियम से। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? प्रथम नियम से। चलिए इसका बताइएगा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बल के संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग के संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन जो है किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर के, या 1 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के? किसके? या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? तो 14 का बात करते हैं। तो 14 का जो है आपका 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। न्यूटन समतुल्य है। न्यूटन समतुल्य है किसके? 105 डाइन के, 102 डाइन के, 103 डाइन के, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर का अगर बात करें तो 102 डाइन हो जाएगा। ठीक है, 102 डाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार जो है निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, या वस्तु के आकार पर? ठीक है, किस पे निर्भर करता है? तो इसका याद रखिएगा, ये जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, 11th वाला कीजिए ना सर। कल जो है वॉइस का होने वाला है। ठीक है, जो ग्रामर वॉइस है ना उसका होने वाला है, तो वो तो नॉर्मली सब किसी के लिए है। ठीक है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। सेम टाइम पे होगा, 8 बजे से होगा। न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? ठीक है, न्यूटन का कौन सा गति जो है विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो वो द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 3 केजी हैं, तो अब बताना है, दो वस्तु है, ठीक है, ए और बी, उसका द्रव्यमान जो है एक का 6 केजी और दूसरे का 3 केजी है। अब बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ए तथा बी का जड़त्व 0 होगा, या ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, क्योंकि ए का जो है ज़्यादा है और बी का कम है, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, या ए का जड़त्व बी का जड़त्व बराबर होगा। ऐसा तो होगा नहीं, ये भी बराबर नहीं होगा, ये अधिक नहीं हो सकता है। ए तथा बी का जड़त्व 0 तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ए का जड़त्व जो है बी के जड़त्व से अधिक होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जवाब दीजिए आप लोग इसका। 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता हो और कितना बल की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसका बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप दोनों को जो है गुना कर सकते हैं। ठीक है, बल की आवश्यकता होगी, F बराबर बताए थे ma होता है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, ये गुना हो जाएगा आपस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? साइकिल का, कार का, रेलगाड़ी का, या बस का? जड़त्व पूछा जा रहा है किसका अधिक है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग।
इसका जवाब दीजिए संजीत, ठीक है, और विनय 20 का जवाब दीजिए आप लोग। निम्न में किसका जरूरत अधिक होगा, साइकिल का, कार का, रेलगाड़ी का या बस का? अगर इसके सही जवाब का बात करें तो आपका जवाब जो है रेलगाड़ी हो जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका थर्ड लेसन चालू हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चलिए यहाँ से बताइएगा, पृथ्वी के केंद्र पर ग्राम का मान होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जो है ग्राम का मान होगा, कितना होगा, 0 होगा, ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, यानी यहाँ पे 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम होगा, ठीक है, कितना, 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका मात्रक है, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन पर केजी, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का बात करें तो ये जो है न्यूटन पर केजी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर केजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 0.98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 0.098 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसके सही आंसर का बात करें तो वो जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन प्रति केजी, या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो इसके सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो बी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में सही है। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं, मात्रकों की सभी पद्धतियों में इसका मान समान होता है, ठीक है, मात्रकों की सभी पद्धतियों में इसका मान समान होता है, ये गलत है, ठीक है, अलग अलग होता है। ब्रह्मांड में हर जगह इसका मान समान होता है, देख लेते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का बात कर रहा है तो कह रहा है कि इसका मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहान्स केपर ने निर्धारित किया था, ठीक है, जोहान्स केपर ने निर्धारित नहीं किया था, यह एक सदिश राशि है, गुरुत्वाकर्षण सदिश कैसे हो गया, ठीक है, ये जो है सदिश राशि भी नहीं है। अब एक ऑप्शन नंबर बी है, ब्रह्मांड में हर जगह इसका मान समान होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो है ब्रह्मांड में हर जगह जो मान होता है वो समान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, इसका जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण बल असंवेदी बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो जो है तुम्हारा असंवेदी बल नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय बल, ठीक है, जहाँ भी केंद्रीय बल आएगा पहले उसको ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब देखिए 2 के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाती है, ठीक है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कितना, तो 4 गुना हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं, अपेक्षिक बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दाब बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं, किसके कारण। तो इसके सही आंसर का बात करें तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा।
चलिए इसका जवाब दीजिए। जी का मान होता है ध्रुव पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम, प्रत्येक जगह समान, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम। तो इसके सही आंसर का बात करें तो ध्रुव पर अधिकतम होता है जी का मान। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केपलर का प्रथम नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त का नियम, क्षेत्रफल का नियम, या आवर्तकाल का नियम, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो वो जो दीर्घवृत्त का नियम जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है, क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर जो है जी का मान क्या होता है, कितना होता है जी का मान? तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है वो Gm/r2। ठीक है, r2 बोल लीजिए या r² बोल लीजिए। ठीक है, r² ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है r² के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक है, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर, ठीक है, यहाँ जी का मान होगा। ठीक है, जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, नीचे जाइए या ऊपर, ये घटता है। ठीक है, क्या होता है? तो घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है क्या होता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर जी का मान जो है वो बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? तो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? याद रखिएगा, ये जो है 1/6 गुना होता है। ठीक है, 1/6 गुना होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान है, क्या होगा? सभी स्थानों पर बराबर होता है, पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होता है। ठीक है, या पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये क्या होता है? पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल से, बादलों से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण भार किस पर निर्भर करता है? शरीर के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, शरीर के आकार और आकार पर, शरीर के आयतन पर, किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, ये शरीर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो शरीर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है। ठीक है, 1 पास्कल जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, या डायनेमो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की, या केजी प्रति मीटर स्क्वायर के? तो याद रखिएगा, पास्कल जो है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? द्रव्यमान, भार, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण जो है वो उस द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, लगभग हम लोग 3 लेसन तक कर चुके हैं, चौथे लेसन की ओर चलते हैं। ठीक है, 4 लेसन जो है उसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा। चलिए इसका जरा जवाब दीजिएगा। बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है?
ऊर्जा कहलाता है, संवेग कहलाता है, कार्य कहलाता है या शक्ति कहलाता है? क्या कहलाता है? तो बल एवं विस्थापन का जो गुणनफल है वो आपका जो है कार्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। कार्य बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। कार्य बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, क्या होगा इसका गुणनफल? तो याद रखिएगा वो जो है अदिश है। ठीक है, क्या है? अदिश है। ये अभी हम लोग पढ़े हैं, सेकेंड लेसन में पढ़े थे। ठीक है, आवे ना बल क्या था? बिना भार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, क्या होती है? ठीक है, क्या होती हैं? तो याद रखिएगा वो गतिज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? गतिज होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक है, तो याद रखिएगा जो कार्य है उसका एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा फास्ट में लेकर चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है इस वजह से। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। उस बल पर किया गया कार्य क्या होगा? तो याद रखिएगा वो जो है 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा। जूल मात्रक है, किसका मात्रक है? जूल जो है किसका मात्रक है? कार्य और शक्ति का, कार्य और ऊर्जा का, कार्य और शक्ति और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का और बल का। जूल जो है किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा ये जो है कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है। ठीक है, कार्य का भी है और किसका? ऊर्जा का भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। h ऊंचाई पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा या 1/2 mv² हो जाएगा या omgh हो जाएगा या omg हो जाएगा? इसके सही आंसर का बात करें तो mgh हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका बताइए। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कार्य करने की क्षमता को जो है हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। किसी वस्तु पर 5N बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। क्या कह रहा है? बल लग रहा है और 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो याद रखिए जब भी हम ऐसा निकालेंगे तो इन दोनों को जो है गुना कर लेंगे। ठीक है, बल को और विस्थापन को। ठीक है, हम लोग का आंसर मिल जाएगा 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की दर है, कार्य में परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो इसके सही आंसर का बात करते हैं। ठीक है, ऊर्जा है। क्या है ऊर्जा? तो याद रखिएगा ये जो है कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, क्या है? तो कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो इसके सही आंसर का बात करें। ठीक है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? तो अगर इसके सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे धनुष की तानित अवस्था में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? धनुष की तानित अवस्था में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा जो है, कौन सी ऊर्जा तानित होती है, संचित होती है? ठीक है, अगर सही आंसर का बात करें इसका, ठीक है, तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है ना वो संचित हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं और इसको देखते हैं। शक्ति कहते हैं, किसको शक्ति कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को, ऊर्जा में परिवर्तन को या परिवर्तन की दर को? तो याद रखिएगा अभी हम थोड़ा देर पहले ये चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग
जो कार्य करने की दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। चलिए बताइए, बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो याद रखिएगा उसमें जो है गतिज ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। चलिए इसका बताइएगा, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो इसके सही जवाब का बात करें, ठीक है, तो सही जवाब आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। इसका जवाब दीजिए, कमानी में संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है या रासायनिक ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा है? तो याद रखिएगा रासायनिक क्या था? कमानी में संचित जो ऊर्जा है ना, वो आपका जो है स्थित ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके पहले भी सेम था, बस थोड़ा बड़ा डिफरेंट था। ठीक है, क्वेश्चन में इसका बताइएगा, छत पर दौड़ते हुए बालक में, छत पर दौड़ते हुए बालक में, अब इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, देखिए स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। इसके सही आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। पटना के गोलघर पर बैठे लड़के के पास है, अब गोलघर पर बैठा है, कोई गति नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि ऊपर उठाई हुई हथौड़ी में, अब अगर मान लीजिए हथौड़ी लेके ऊपर उठा दे तो उसमें कौन सी ऊर्जा लगेगा? चाहे उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं है, दोनों प्रकार की ऊर्जा। ठीक है, तो सही बात करें इसका तो वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक है, अब जो है आपका चालू होता है ध्वनि। ठीक है, हाइपलेशन। ठीक है, हाइपलेशन इसमें है कि ध्वनि तरंग है। अब ध्वनि तरंग क्या है ये बताना है हम लोग को। अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित राशि है। पदार्थ है, ऊर्जा एवं पदार्थ है, ऊर्जा पदार्थ एवं संवेग है या इनमें से कोई नहीं? इसके सही आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊर्जा पदार्थ एवं संवेग। चलिए इसका बताइएगा, किस अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं? किस अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं? ठीक है, केवल शीर्ष में, गर्त में, शीर्ष और गर्त दोनों में, विरलन क्या बोलते हैं, विरलन एवं संपीड़न में, किसमें? तो याद रखिएगा ये जो है शीर्ष और गर्त दोनों में होते हैं। ठीक है, शीर्ष और गर्त दोनों में होते हैं। ठीक है, चलिए इसका बताइए, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में शामिल होते हैं केवल विरलन, केवल संपीड़न, शीर्ष एवं गर्त दोनों में, विरलन एवं संपीड़न। तो इसका सही आंसर का बात करें तो विरलन एवं संपीड़न हो जाएगा। ठीक है, संपीड़न हो जाएगा, संपीड़न बोल रहे हैं, संपीड़न हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा कि तार का तार खींचने में तार में उत्पन्न तरंग क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्घ्य होगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होगा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा वो जो है अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, एकांत समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम या मात्रक? तो याद रखिएगा ये जो है क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है तो राशि x है। ठीक है, अब ये राशि x क्या है? तो ये जो है एक ऊर्जा है। ठीक है, क्या है? ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर प्रति सेकंड है या सेंटीमीटर प्रति सेकंड है? इसके सही आंसर का बात करें ना तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। निम्न में से ध्वनि का लरास अधिक है? शेर की दहाड़,
कार का हॉर्न, बिच्छू की चित्कार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो शेर की दहाड़ है ना, ठीक है, उसकी ध्वनि का लड़ास जो है वो क्या है, अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है? आयाम को, आवृत्ति को, तरंग दैर्घ्य को या आवर्त काल को? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर का अगर बात करते हैं तो आयाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। तरंग का कौन सा गुण स्वरूप को निर्धारित करता है? तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, आवर्त काल। ठीक है, इसके सही आंसर का बात करें तो आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ। चलिए इसका जवाब बताइए। एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की जो ध्वनि है उसको क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, शोर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको जो है हम लोग टोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर, रोन, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो जो अप्रिय ध्वनि होता है ना उसको हम लोग शोर कहते हैं। ठीक है, शोर कहते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है, क्या है? ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का टकराव या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये जो है ध्वनि का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्वनि का परिवर्तन। चलिए इसका जवाब दीजिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? याद रखिएगा 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 17.2 मीटर होनी चाहिए। चलिए इसके बाद इसका जवाब दीजिए आप लोग। दो ध्वनियों को स्पष्ट सुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके बीच न्यूनतम समय अंतराल हो। कितना न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए? तो याद रखिएगा, ठीक है, ये जो है बहुत ही कम होता है। और कितना होता है? तो 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड होता है। चलिए इसका बताइएगा। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए ध्वनि आवृत्ति परास क्या है? ठीक है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए कितना ध्वनि आवृत्ति परास होना चाहिए? कितना तक सुन सकता है ये भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं या भव्यता ध्वनि कहते हैं? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, या अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोग क्या कहते हैं? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, 20,000 से ऊपर चलिएगा जितना भी, तो वो जो है आपका अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, या इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, इंफ्रासोनिक हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। चलिए इसका बताइएगा। आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल होता है, कितना होता है? तो याद रखिएगा 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। आपके जो फिजिक्स है उसमें इतना ही थे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हम लेकर आए हैं इसमें, ताकि आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाए। केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ चुके हैं, बायो का पढ़ चुके हैं, अब एक ये बच गया। इसी में एक ये भी बचने की कोशिश कर रहा था, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, ये लेसन का नाम है। अब बताइए, एक प्रचंड रोग है, एक प्रचंड रोग कौन सा है? ठीक है, खांसी है, जुकाम है, टीबी है या फिलोपा है? ठीक है, तो याद रखिएगा एक प्रचंड जो रोग है ना वो टीबी है। ठीक है, क्या है? टीबी है।
कह रहा है कि फिलोपा, फिलोपा। अब इसमें बताना है, अच्छा ये क्या है, इसका हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है फिलोपा में बोला एक दीर्घकालिक रोग है। एक दीर्घकालिक रोग कौन सा है? ठीक है, एक दीर्घकालिक रोग है, जुकाम है, एक्जिमा है, मलेरिया है या हैजा है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो याद रखिएगा एक्जिमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्जिमा हो जाएगा। चलिए बताइएगा, एक संक्रामक रोग है, क्या है? हृदय रोग है, सिर दर्द है, कुछ रोग है, कुष्ठ रोग है। यहाँ पे कुछ नहीं, कुष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ हो जाएगा या हैजा है। तो याद रखिएगा हैजा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैजा। चलिए उसके बाद बताइए, एक विश्वव्यापी बीमारी है। एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सी है? ठीक है, इसमें विश्वव्यापी बीमारी कौन सी है? ठीक है, बी है, हैजा है, एस है या सिर दर्द है। ठीक है, तो सबसे पहला बात करें तो क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया का रोग वाहक क्या है? मच्छर है, तिलचट्टा है, मक्खी है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वो मच्छर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। मलेरिया का कारक जीव है। मलेरिया का कारक जीव क्या है? एंट अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, बैक्टीरिया है या विषाणु है। तो मलेरिया का जो कारक है ना, मलेरिया का जो कारक है वो आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो याद रखिए, अगर आप बीमारी वाला याद करना चाहते हैं तो उसका 100 ट्रिक हम बना चुके हैं। ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा, सारे के सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे में मैं बता दूँ, ये जो है प्रोटोजोआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। पेचिस का रोग कारक जीव है। पेचिस का क्या होगा? विषाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फफूंद। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? एनीमिया नामक बीमारी, आयोडीन, आयरन, जस्ता या विटामिन सी। तो यहाँ पे देखिए, एनीमिया रोग जो होता है, एनीमिया रोग जो बीमारी होता है वो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से गोइटर रोग उत्पन्न होता है? आयोडीन, आयरन, जस्ता, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर जो है आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, गोइटर रोग का जब भी बात आएगा तो आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन सी की कमी से जो है एस्कॉर्बिक रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? एस्कॉर्बिक रोग होता है। चलिए उसके बाद जवाब दीजिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, इसके सही आंसर का बात करें तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, विषाणु के कारण। उसके बाद रोगवाहक कीट का उदाहरण है मक्खी, तिलचट्टा, मच्छर या इनमें से सभी। रोगवाहक कीट का, ठीक है, रोगवाहक कीट का बात कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो है रोग फैलाने का भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइएगा, एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से। इसके सही आंसर का बात करें तो विषाणु से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विषाणु से हो जाएगा। ठीक है, कालाजार उत्पन्न होता है। कालाजार जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, कहाँ उत्पन्न होता है? डिनोसोमा में, ठीक है, लॉगमेनिया में, एंट अमीबा में या प्लाज्मोडियम में। अब कालाजार उत्पन्न करता है, ये चीज़ हमको जानना है। ठीक है, तो इसके सही आंसर का बात करें तो वो लेबमेनिया हो जाएगा। ठीक है, लेबमेनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज है, क्या है? एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, एंटीवायरल या एंटीफंगल। तो इसके सही आंसर का बात करें तो एंटीबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक हो जाएगा। चलिए उसके बाद का देखते हैं। टीका, जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो अगर इसके सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मियादी ज्वर किस कारण होता है? ठीक है, जो मियादी ज्वर है वो किस कारण होता है? ठीक है, बैक्टीरिया, विषाणु, फफूंद या प्रोटोजोआ।
तो इसके सही आंसर का बात करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। चलिए इसका जवाब बताइए। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वो खांसी जुकाम है। ठीक है, वो क्या है? तो खांसी जुकाम है। ठीक है, आपके फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं क्लास 9 का। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ चुके, बायो पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज जो है हम लोग फिजिक्स पढ़ लिए। इसका मतलब कि आपका पूरा का पूरा साइंस जो है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, ये प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में तीनों का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी रात हो गई है, तो सबको गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है, और मन लगा के अपना पढ़ते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।